दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मेरी उम्र 22 साल है। हमारा घर 2 मंजिलों का था। नीचे हम रहते थे और ऊपर हम हमेशा किराएदार रखते थे। पिछले कुछ महीनों से मेरी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए ऊपर का कमरा खाली किया गया था। अब शादी का समारोह पूरा हुए 2 महीने हो गए थे, इसीलिए मेरी माँ ने उस कमरे को फिर से किराए पर देने का फैसला किया। रोज कई लोग कमरे को देखने आ रहे थे, लेकिन माँ ने तय किया कि वह कमरा केवल एक परिवार को ही देंगी, क्योंकि कॉलेज के छात्रों को कमरा देने पर वे बहुत शोर मचाते हैं, समय पर किराया नहीं देते और शिस्त का ध्यान नहीं रखते। आखिरकार हमें एक अच्छे परिवार के किराएदार के रूप में आने का अवसर मिला। वह परिवार बहुत सादा और सुसंस्कृत था। उसमें माँ बाप और रेखा नाम की उनकी एक बेटी थी। रेखा की उम्र थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वह बहुत ही होशियार और संस्कारी थी। उसे पढ़ाई करने और परीक्षा में अच्छे पद पर जाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसके माता पिता ने कई बार उसे शादी के लिए कहा, लेकिन वह हमेशा कहती थी, पहले मुझे एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, फिर मैं शादी का विचार करूंगी। उसके माता पिता भी उसके सपनों का समर्थन करते थे। रेखा सचमुच बहुत पढ़ाकू थी। वह हर साल कॉलेज से पहले नंबर पर पास होती थी। वह परीक्षाओं की तैयारी में इतनी मग्न होती थी कि मुझे भी उसके अध्ययन का बहुत गर्व होता था। दूसरी तरफ मैं भी पिछले 1 साल से परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मेरा बीए पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं, खासकर इंग्लिश के कारण मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही थी। एक शाम की बात है, मैं और मेरी माँ घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी रेखा हमारे घर आई। वह पिछले महीना का किराया देने आई थी। मेरी माँ ने उससे किराया लिया और वह जाने वाली थी। उसी समय मेरी माँ ने उससे पूछा, रेखा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? रेखा हंसते हुए बोली, हाँ चाची, बहुत अच्छी चल रही है। मेरी माँ को अचानक एक आइडिया आया। उसने कहा, रेखा, हमारा समीर भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे थोड़ी मदद की जरूरत है। अगर तुम उसे पढ़ाओगी तो उसे बहुत फायदा होगा। रेखा ने कहा, हाँ चाचा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे पढ़ाते समय मेरा भी अभ्यास हो जाएगा। पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने से चीजें अच्छे से याद रहती हैं। मेरी माँ ने तुरंत तय किया कि ठीक है, कल से समीर तुमसे पढ़ाई करेगा। रेखा हंसते हुए बोली, हाँ चाची, बिल्कुल ठीक है। मैं दिन भर अकेली पढ़ाई करती हूँ। समीर भी मेरे साथ होगा तो हम दोनों का फायदा होगा। फिर दूसरे दिन तय समय के अनुसार मैंने रेखा के घर कुछ किताबें लेकर गई। वह कमरे में पढ़ाई कर रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था, इसलिए मैंने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। उसका ध्यान मेरी ओर गया। वह तुरंत उठी और हंसते हुए बोली, अरे आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। उसने मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी। मैंने कुर्सी पर बैठते ही उसके हाथ में किताबें देखी। उसने पूछा, तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो? मैंने बताया, पिछले साल से मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूं इस पर। वह हंसते हुए बोली, अच्छा है, लेकिन तुम्हें और जानकारी लगेगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाऊंगा। सच में बहुत होशियार थी। वह अलग अलग विषयों पर मुझे भरपूर जानकारी देती थी। उसके बोलने से मुझे उसके अनुभव का पता चलता था। मैंने उससे कहा, रेखा, मुझे तो बहुत कम जानकारी है। वह बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे सिखा दूंगी। तुम भी आत्मविश्वास से पढ़ाई करोगे। रेखा अकेली रहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों नौकरी के लिए सुबह ही बाहर चले जाते थे, शाम को लौटते थे, इसलिए वह दिन भर अकेली पढ़ाई करती थी। मैं रोज उसके घर जाकर दोपहर या सुबह जब भी समय मिलता पढ़ाई करने जाने लगा। अब हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह मेरी उम्र से 4 साल बड़ी थी। मेरा उम्र 22 साल था और उसका 26 साल। अगर उसके उम्र के हिसाब से देखें तो अगर उसकी शादी हो जाती तो शायद उसे बच्चे भी हो गए होते, लेकिन उसे नौकरी की बहुत इच्छा थी और वह शादी की जल्दी नहीं कर रही थी। रेखा बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल, पतली कमर और साफ चेहरा था। उसके गले के नीचे वह इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। वह हमेशा पंजाबी ड्रेस में बहुत अच्छी लगती थी और ओढ़नी के इस्तेमाल से उसकी सुंदरता और भी उभर कर सामने आती थी। 2 महीने बाद बैंक में एक अच्छी नौकरी के लिए वैकेंसी निकली थी, इसलिए हम दोनों उस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मुझे बैंकिंग क्षेत्र में जाना पसंद था,
इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाने वाला था। एक दिन कुछ काम के चलते मुझे उसके घर पढ़ाई के लिए जाने में देर हो गई। करीब 2 बजे मैं ऊपर गया, क्योंकि वह ऊपर के मंजिल पर रहती थी। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला था। मैं अंदर गया और देखा कि वह घर में झाड़ू लगा रही थी। मुझे आने का पता ही नहीं चला, क्योंकि वह झाड़ू लगाने में व्यस्त थी। वह झाड़ू लगाते समय नीचे झुकी हुई थी और उसने अपने कंधे पर ओढ़नी नहीं रखी थी। हालांकि मेरा ध्यान उसके सौंदर्य पर चला गया। उसे देखकर कुछ क्षण के लिए मैं एकदम स्थिर हो गया। उस पल मुझे समझ में आया कि मुझे अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। मैंने तुरंत खुद को संभाला और आवाज दी, रेखा, मैं आ गया। उसके बाद उसका ध्यान मेरी तरफ गया। वह मेरी तरफ देखकर बोली, अरे आज तुम काफी देर से आए हो। मैंने हाँ हत्ते हुए कहा। तू तो झाड़ू लगा रही है। वह भी दोपहर में, उसने कहा। हाँ, थोड़ी गंदगी हो गई थी, लेकिन तभी उसे खुद का ध्यान आया कि उसने ओढ़नी नहीं रखी थी। वह झाड़ू वहीं रखकर पीछे वाले कमरे में भाग गई। कुछ ही पल में वह ओढ़नी पहनकर वापस आई। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन रेखा बहुत समझदार थी। वह वापस आई और जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर अपना काम खत्म कर दिया। मैं अंदर गया और कुर्सी पर बैठ गया। वह भी मेरे सामने बैठ गई और फिर हम पढ़ाई करने लगे। हमने अपनी किताबों में ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू किया। कुछ ड्राइंग बना रहे थे और कुछ एक्सरसाइज हल कर रहे थे। उसने मुझसे पूछा, अरे समीर, तुमने पोल्यूशन का ग्राफ बनाया था ना, मुझे दिखाओ। मैंने अपनी नोटबुक खोलकर उसे दिखाया। वह मुझे देखकर बोली, वाह, तुमने बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है। तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। मैं हंसते हुए बोला, हाँ, हल्के हाथ से बना लिया था। शुरुआत में नहीं बन रहा था, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद बन गया। रेखा थोड़ी झुंझला हुए बोली, अरे, मैंने तो इससे भी ज्यादा कोशिश की, तब भी नहीं बना रहा। छोड़, फिर कभी देख लूंगी। मैंने कहा, ठीक है, फिर अगली बार मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। हम फिर से पढ़ाई में लग गए। दोपहर में वह हमेशा कुछ नाश्ता बनाती और मुझे आग्रह करके खिलाती थी। आज भी उसने खाने के लिए लाए थे। 4 बजे वह बोली, मुझे मार्केट में जाकर कुछ सामान लाना है, लेकिन बहुत आलस्य हो रहा है। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, रेखा, मैं ले आऊंगा। तुम्हें क्या क्या लाना है बताओ मुझे। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं ला सकते। फिर मैंने थोड़ी मजाक करते हुए कहा, क्या ऐसा है? सामान में बताओ ना। उसने हंसते हुए कहा, छोड़ो, मैं ही जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है रेखा, अगर तुम्हें आलस्य हो रहा है तो मैं तुम्हें गाड़ी से लेकर चलूंगा। जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ। वह थोड़ा सोचने लगी। वह बोली, सच में क्या? तुम सच में मजाक नहीं कर रहे हो? मैं हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर शाम को 5 बजे चलते हैं, संध्या को। 5 बजे मैंने अपनी बाइक निकाली और वह सीढ़ियों से नीचे आई। उसने पंजाबी ड्रेस पहना हुआ था। मैंने गाड़ी चालू की और कहा, बस ओढ़नी सही से कर लो। वह थोड़ी संकोच में थी और बोली, अरे मैं कैसे बैठूं? देखो, मैं पीछे 2 पैरों से बैठती हूं। उसने अपने ड्रेस और ओढ़नी को ठीक किया और बाइक पर पीछ बैठ गई, लेकिन उसने बीच में थोड़ा फासला रखा। मैंने गाड़ी चालू की और धीरे धीरे चलाना शुरू किया। हमारे गांव के रास्ते ऐसे थे जैसे जंगल के रास्ते। छोटे बड़े इतने गड्ढे थे कि गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। यह नेता लोग केवल चुनाव के समय लोग के पास आते हैं, और फिर रास्ते सही करने का तो उन्हें समय ही नहीं होता। मेरी बाइक पुरानी थी, इसलिए उस पर बहुत झटके लग रहे थे। मैंने रेखा से पूछा, तू ठीक से बैठी है ना? उसने कहा, हाँ, मैं ठीक से पकड़ कर बैठी हूं। फिर वह थोड़ी सोचने लगी और उसके बाद उसका कोमल हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसके स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने बाइक चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। हम मार्केट पहुंचे और उसने तेजी से सामान खरीदना शुरू किया, इसलिए हमें ज्यादा समय नहीं लगा। सामान खरीदने के बाद हम लौटने लगे। लौटते समय भी वह पिछली सीट पर बच्चों की तरह बैठी थी, लेकिन अब हमारे बीच थोड़ी दूरी कम हो गई थी। वह मुझसे कुछ करीब बैठ गई थी और उसके शरीर का संपर्क मेरे पीठ पर महसूस हो रहा था। उसने अभी भी अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था, जिससे मेरे मन में असंख्य विचार उठने लगे। खराब रास्तों की वजह से जब वह थोड़ी हिल रही थी, तब मैं उसके शरीर के धक्के को भी महसूस कर रहा था और इससे मेरा मन गड़बड़ा नहीं लगा। फिर भी
मैंने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। मैंने गाड़ी रोकी और उसे उतरने के लिए कहा। मैंने कहा, अब मैं चला जाता हूं, कल फिर आऊंगा। वह मुस्कुराते हुए बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा। समीर फिर वह सीढ़ियों से चढ़कर अपने घर चली गई। मैंने घर पहुंचते ही भी उसके विचार आर में खुद को खो दिया। मेरे मन में विचारों का तूफान था। मैं खुद से पूछ रहा था, समीर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उसे दीदी कहते हो और उसके बारे में ऐसे विचार कर रहे हो। यह ठीक नहीं है। लेकिन दिमाग और शरीर दोनों पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। फिर भी मैंने अपने विचारों को दबाने की कोशिश की और शांत रहने की कोशिश की। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं उसके घर गया। वह पलंग पर बैठी थी और मुझे देखते ही उसने तेजी से अपनी ओढ़नी कंधे पर ली। यह उसकी आदत थी। जब मैं उसके साथ होता था तो वह हमेशा ओढ़नी सही से पहनती थी, लेकिन जब वह अकेली होती थी तब वह ओढ़नी को किनारे रखकर बेफिक्र रहती थी। मैं अपनी जगह पर बैठ गया और पढ़ाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा, अरे कल मैंने तुम्हें उस पोल्यूशन के ग्राफ के बारे में बताया था, क्या तुम मुझे सिखाओ? मैंने कहा, हाँ, उसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं अपनी जगह से उठा और उसके पलंग के पास जाकर बैठ गया। उसने ड्राइंग करने की कोशिश की, लेकिन उसने कई गलतियां की। मैंने उससे कहा, ऐसा नहीं है, ये देखो। मैंने उसकी पेंसिल लेकर अपने किताब पर ग्राफ बनाकर दिखाया। वह आश्चर्य होकर बोली, तुमने तो बहुत अच्छे से बनाया है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं बना। मैं हंसते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, थोड़ा अभ्यास किया तो तुम भी कर पाओगी। उसने फिर से ड्राइंग बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से नहीं बना। उसने थोड़ी निराशा के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, समीर, मुझे और सिखाओ ना। उसकी आवाज में मिठास और चेहरे पर मासूमियत देखकर मुझे कुछ खास महसूस हुआ। मैं थोड़ा हंसते हुए बोला, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सिखाऊंगा, ठीक है? उसने धीरे धीरे हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैं उसके बाईं तरफ पलंग पर बैठ गया। उसने दीवार के पास थोड़ा सरक कर मुझे आराम से बैठने की जगह दी। मैंने उसके हाथ में पेंसिल दी और कहा, धीरे धीरे हाथ हिलाओ, थोड़ा खुलकर रखो। उसने अपने हाथ को सही स्थिति में रखा और मैंने उसके हाथ को हल्का सा सहारा देकर पेंसिल चलाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं उसका हाथ चला रहा था, मेरा कना उसके गले के नीचे से छू रहा था। मैंने कोशिश की कि ऐसा ना हो, लेकिन इसे टालना मुश्किल था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके स्पर्श का मेरे मन पर गहरा असर हो रहा था। मैंने कहा, अगर हाथ खुला छोड़ दिया तो आसान हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे और समय लगेगा, तुम सिखाते रहो। मैंने फिर से उसके हाथ में पेंसिल ले ली और ड्राइंग करने लगा। उसने ओढ़नी ठीक से रखी थी, लेकिन फिर भी मेरे कोने स्पर्श डालना मुश्किल हो रहा था। तभी पेंसिल का नोक टूट गया। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ हटाया और कहा, थोड़ा रुको, मैं पानी पीकर आता हूं। मैं किचन में जाकर ठंडा पानी पिया, लेकिन पानी पीने के बाद भी मेरे दिल की धड़कन शांत नहीं हुई। उसके हर कदम और हर हरकत का ख्याल मेरे मन में था। उसने कमरे से कहा, अरे समीर, हुआ क्या, जल्दी आओ। मैं फिर से उसके पास आया। उसने एक नई पेंसिल ले ली और उसे ठीक से धार बना लिया। देखो, मैंने अच्छा टोक बना लिया है, अब सिखाओ, उसने कहा। मैंने उसके हाथ पर हल्का सा हाथ रखा और फिर से ड्राइंग करने लगा। वह चुप थी, लेकिन उसके सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखा और देखा कि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुमने आंखें बंद क्यों की? क्या नींद आ रही है? उसने चौंक कर आंखें खोलते हुए कहा, सॉरी, वो बस ऐसे ही हो गया। वह थोड़ा सतर्क हो गई और बोली, अगला सिखाओ प्लीज। मैंने फिर से उसके हाथ को पकड़ा, लेकिन इस बार मेरा मन और भी अलग दिशा में भाग रहा था। मेरे अंगुलियों ने उसकी अंगुलियों को हल्का सा छू लिया और अनजाने में मैंने अपनी उंगलियां उसके बीच में घूमता दी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे, उसे लग रहा था कि उसे यह अनुभव अच्छा लग रहा है। उसकी सांसों की गति तेज हो गई और उसका हल्का सा थरथराना मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अब अपनी उंगलियां घुमाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट और अनजान आकर्षण दिख रहा था। वह धीमी आवाज में बोली,
समीर प्लीज मत करो। उसके शब्दों में थोड़ी उलझन थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी भावना थी। तभी उसने मुझे करीब खींच लिया। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसकी आंखों में जो भावना थी उसने मुझे ना रुकने पर मजबूर कर दिया। उस पल हम दोनों उस पल में खो गए थे, जैसे सारा अतीत पीछे छूट गया हो और हम केवल उसी पल में जी रहे थे। तभी मेरी नजर खिड़की की खुली छत पर पड़ी। मैंने धीरे से कहा, खिड़की खुली है, बंद कर दो। उसने थोड़ी हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी भी खिड़की की चिंता है। उसके आंखों में मुझे प्रेम दिख रहा था। बाहर हवा तेजी से बह रही थी, लेकिन उस कमरे में हमारे बीच भावनाओं का तूफान चल रहा था। कुछ समय बाद जब मैं अपने होश में आया तो मुझे बहुत शर्म आने लगी। जो कुछ हुआ था उसने मेरा मन उलझा दिया था। रेखा चुपचाप वहां से ऊ और रसोई में दौड़ गई। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह भी थोड़ी गड़बड़ में थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, खुद को संयमित करने की कोशिश की और बिना कुछ कहे अपना किताब वहीं छोड़कर घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तब मां बाथरूम में कपड़े धो रही थी। नल का पानी पूरे घर में गूंज रहा था। मैं सीधे बेडरूम में गया। पलंग पर लेटते ही छत की तरफ घूमते पंखे को देखने लगा। पंखा जैसे गोल गोल घूम रहा था, वैसे ही मेरे विचार भी घूमते रहे। मैंने अपनी आंखें अनजाने में बंद कर दी और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ घंटों बाद जब जागा तो देखा बाहर अंधेरा हो गया था। रात हो चुकी थी और मेरे मन में फिर से रेखा के विचार आने लगे। उसे क्या महसूस हुआ होगा? क्या उसे बुरा लगा? मैं हर चीज का दोष अपने पर डाल लगा। उसके मासूम चेहरे और शांत भाव बार बार मेरे मन में आने लगे। तभी मेरी मां का आवाज आई, अरे उठना बेटा, रात हो गई है, अब कितनी देर सो गए? मैं अचानक खटबड़ाक उठा और अगले कमरे में आया। मां ने पूछा, क्या हुआ है, तुम इतनी देर से सो रहे हो? कल रात नींद नहीं आई क्या? मैंने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कल रात नींद नहीं आई, इसीलिए मैंने दिन में अच्छी नींद ले ली। मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल का संकेत देखा। अगले 2 दिन में रेखा के घर नहीं गया। उसने भी मुझे नहीं बुलाया। पहले मैं उसके घर जाना टलता था, लेकिन वह हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए बुलाती थी। लेकिन इस बार वह चुप थी। यह सब मुझे बहुत बहुत खटका रहा था। मैं घर में ही समय बिता रहा था। मां ने एक बार पूछा, क्या हुआ, 2 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे? मैंने बस किसी बहाने से उसे शांत किया। तीसरे दिन सुबह मैं बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। मेरी नजर अनजाने में ऊपर के माले पर गई। रेखा वहां खड़ी थी। उसकी नजर भी मुझ पर गई थी, लेकिन मैंने तुरंत नजरें चुराई। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से देखा, वह अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी नजर मुझ पर नहीं थी। तभी मां बाहर आई और उसकी नजर रेखा पर गई। उसने कहा, क्या बात है रेखा, 2 दिन से पढ़ाई बंद है, ऐसा लगता है कोई समस्या है? रेखा झकते हुए हंसकर बोली, नहीं चाची, परीक्षा नजदीक है इसीलिए पढ़ाई कर रही हूं, लेकिन समीर कहता है कि उसका सिर दर्द कर रहा है, इसलिए नहीं आया। मां ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, क्या हुआ तुझे, तुमने कुछ बताया नहीं? मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ मां, थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, लेकिन अब ठीक है। मेरे इस जवाब से मां शांत हुई। मैंने रेखा की तरफ देखा और कहा, आज मैं पढ़ाई के लिए आऊंगा। उसने से कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी किताबें लेने के लिए बैग खोला। तब मुझे ध्यान आया कि मेरी किताबें तो रेखा के पास ही रह गई थी। इसलिए मैंने जानबूझकर एक ऐसी किताब उठाई जो ज्यादा काम की नहीं थी, उसे हाथ में लिया और रेखा के घर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। रेखा हमेशा की तरह अपने कंधे पर किताब रखकर पढ़ाई कर रही थी। मैंने कोई बात किए बिना सीधे कुर्सी पर बैठकर किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब में ध्यान होने के बावजूद मेरे विचार कहीं और ही घूम रहे थे। कुछ समय बाद मेरी सहन शक्ति का बांध टूट गया। मैं रेखा की तरफ देखते हुए बोला, रेखा, लेकिन इतना कहकर रुक गया। वह अभी भी पढ़ाई में मग्न थी। मैंने फिर से उसका नाम लिया, रेखा। तब उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे बोल ना, क्या हुआ? मैं थोड़ा गड़बड़ा हुए बोला, उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी। रेखा ने गाल में हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इट्स ओके समीर, तुम उस बात को ज्यादा मत सोचो, जो हुआ वह हो चुका, उसे भूल जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। रेखा की समझदारी ने मुझे बहुत हल्का महसूस कराया और इससे मुझे
उसके प्रति और भी ज्यादा सम्मान महसूस हुआ। मैंने चुपचाप पढ़ाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने कहा, समीर, तुम उस बात का ज्यादा विचार मत करो। अगले महीने हमें परीक्षाएं देनी है। अब बस पढ़ाई पर ध्यान दो। इस बार हमें पास होना है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम सच में मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। रेखा ने मुझे कई चीजें सिखाई और परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह की। वह हमेशा मुझे धैर्य दे रही थी और प्रोत्साहन कर रही थी। उसकी मदद से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके लिए मेरे भावनाएं कुछ और ही हो रही थी। मुझे वह बहुत पसंद आने लगी थी। परीक्षा को 8 दिन रह गए थे। उस दिन मैं रेखा के पास गया और अपने साथ एक गुलाब का फूल ले गया। पढ़ाई करते समय मैंने बहुत सोचा कि यह फूल उसे दूं या नहीं। आखिरकार हिम्मत करके उसके पास गया और उसे गुलाब का फूल दिखाया। वह नीचे देख रही थी, लेकिन जब उसने मेरे हाथ में वह फूल देखा तो उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो उसके गालों तक पहुंची। उसकी मुस्कान ने उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना दिया। उसने धीरे से कहा, क्या मैंने कहा यह फूल तुम्हारे लिए? उसने मुस्कुरा हुए कहा, थैंक यू, और मेरे हाथ से फूल ले लिया। उस क्षण में मेरा मन बहुत हल्का हो गया और मुझे एक अलग तरह की संतोष न महसूस हुई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, रेखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुमसे कुछ साल छोटा हूं, लेकिन मुझे सच में तुम पसंद हो। रेखा ने थोड़ी देर सोचा और शांत स्वर में कहा, समीर, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं सच में खुशी में उड़ा हुआ महसूस कर रहा था। हम एक दूसरे को गले लगाने लगे, लेकिन रेखा तुरंत गंभीर हो गई और बोली, समीर, हमें अभी इन चीजों की बजाय परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके बाद हमने और भी मेहनत से पढ़ाई की परीक्षा दी और दोनों अच्छे अंक समेत पास हो गए। इससे हमें वह नौकरी मिली जो हम चाहते थे। कुछ दिनों बाद हमारे दोनों घरों में ज्वाइनिंग लेटर आया। मेरे माँ बाप बहुत खुश हो गए। उसी समय रेखा के घर में भी ज्वाइनिंग लेटर पहुंच गया था। वह पोस्टमैन ने एक साथ ही दोनों घरों में दे दिया था। थोड़ी देर बाद रेखा और उसकी माँ भी नीचे आई। रेखा के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था। फिर मेरे पिताजी मुझसे बोले, तू रेखा दीदी को धन्यवाद कह और उनका आभार मान। उनके कारण ही तू परीक्षा पास हुआ है। वो तू किस तरह का लड़का है मुझे अच्छे से पता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगे। तभी मेरी माँ हंसते हुए बोली, अरे वह दीदी नहीं है। मेरे पिताजी थोड़ा चौंक पड़े और बोले, तो फिर वह कौन है? इस पर रेखा की माँ और मेरी माँ दोनों हंसने लगी। मेरी माँ ने शांत स्वर में कहा, हमारा सब कुछ तय हो चुका है। यह सुनकर मेरे पिताजी फिर से कंफ्यूज्ड हो गए और बोले, क्या तय हुआ है? अब मैं और रेखा दोनों ही की वजह से मुस्कुरा रहे थे। मुझे तो एकदम समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या बोल रही है। मेरे पिताजी भी कंफ्यूज होकर मेरी माँ की तरफ देखने लगे और बोले, तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब मेरी माँ ने शांतता से कहा, रेखा, हमारी घर की होने वाली बहू है और समीर उसका पति बनने वाला है, तो वह उसे दीदी क्यों कहे? यह सुनते ही मेरा चेहरा लाज से लाल हो गया। मैं शर्माते हुए नीचे सिर झुकाए खड़ा हो गया और रेखा तो शर्माते शर्माते घर से बाहर भाग गई। मेरी माँ ने उसे आवाज दी और फिर से घर में बुलाया। रेखा, अरे लाज मत कर तुम्हारी माँ, और मुझे सब पता है तुम्हारे और समीर के बारे में हम पहले से ही जान चुके थे। मेरी माँ ने आगे कहा, हम सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों अच्छे अंकों से पास हो गए हो और अब हम तुम्हारा जल्दी ही शादी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।